सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि अभी किसे 2024 के लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। तो उत्तर हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को। तो 2024 के लिए हमने कहा नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा होना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मेडिसिन के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। 2 जनों को मिलेगा, एक हैं विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे हैं गैरी रुवकुन, और ये दोनों अमेरिकी हैं। इन दोनों जीन वैज्ञानिकों ने 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी और उसी के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिलेगा। माइक्रो आरएनए से ये पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती हैं और कैसे काम करती हैं। देखो, इंसान के शरीर में माइक्रो आरएनए के बिना इंसान के शरीर में माइक्रो आरएनए के बिना सेल और टिश्यू डेवलप नहीं हो सकते। माइक्रो आरएनए में असाधारण बदलाव होने की वजह से इंसान के शरीर में सुनने की क्षमता, आंखें और शारीरिक बनावट में समस्या आ जाती है। और आपको ये भी बता दूं कि नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी ने कहा कि इनकी दी गई mRNA टेक्नोलॉजी से बनी कोरोना वैक्सीन के जरिए दुनिया कोरोना महामारी से निकल पाई। नोबेल पुरस्कार में इनको 11 मिलियन स्वीडिश क्रॉन मिलेंगे। तो आपको क्या याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस बार का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिलेगा। उनके नाम क्या है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन। ये दोनों अमेरिकी हैं। बाकी देखो, अगर हम नोबेल पुरस्कार से कुछ स्टैटिक प्रश्न आपको करवाएं तो पहले तो ये लाइन याद रखना कि नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 1901 में इसे शुरू किया गया था देना। ये 6 फील्ड में दिया जाता है: मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक और पीस। लेकिन जो ये इकोनॉमिक्स वाला है, अर्थशास्त्र वाला, ये 1968 से देना शुरू किया गया था। और सबसे पहले जिन भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में उनको मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। और अभी सबसे लेटेस्ट आपने पढ़ा, अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला था इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। अभी तक की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता मलाला यूसुफजई है। 17 साल की उम्र में उनको मिला था शांति का। और सबसे ज़्यादा उम्र के प्राप्तकर्ता जॉन बी गुडएनफ हैं। केमिस्ट्री का इनको मिला था 97 ईयर की उम्र में। वैसे अभी इनका निधन हो चुका है। तो यहाँ से ये कुछ स्टैटिक प्रश्न भी आप ध्यान में रखिएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चाइना ओपन 2024 में महिला एकल का वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा कोको गॉफ ने। कोको गॉफ, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये एक अमेरिकी टेनिस प्लेयर है जिन्होंने अभी WTA चाइना ओपन 2024 का खिताब जीत लिया है, या यूं कहूँ कि वुमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में किसको हराया? कैरोलिना मुचोवा को हराया है, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। और आप कह सकते हो सेरेना विलियम्स के बाद कोको गॉफ ये चाइना ओपन जीतने वाली दूसरी अमेरिकी महिला खिलाड़ी हैं। अच्छा, मेन सिंगल की बात करें तो चाइना ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता कार्लोस अल्काराज ने। ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है और इन्होंने हराया है जानिक सिनर को, जो कि इटली के टेनिस प्लेयर हैं। ये हुआ कहाँ पे था? ऑब्वियस सी बात है, चाइना में हुआ होगा, बीजिंग चाइना में। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको क्या रिवाइज करवाऊंगा। देखो, 2024 में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना आपके, वो मैं आपको सारे रिवाइज कराऊंगा क्योंकि अभी तक सारे हो चुके हैं। और देखो फिर वो कौन कौन से हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल जीता जेनिक सिनर ने, वो इटली के हैं। और वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ने जीता, वो बेलारूस की है। इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, मेंस डबल का टाइटल वो एक भारतीय ने जीता है, क्योंकि रोहन बोपन्ना और उनके साथी मैथ्यू एबडेन वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। वैसे भी रोहन बोपन्ना ये संन्यास ले चुके हैं। फिर फ्रेंच ओपन हमने दिखा, इसमें वुमेन सिंगल जीता इगा स्विटेक ने पोलैंड की, और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता स्पेन के। फिर हमने देखा विंबलडन ओपन, इसमें वुमेन सिंगल बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता, चेक रिपब्लिक से है। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, स्पेन से ही है। और लास्ट वाला जो हुआ था यूएस ओपन, अब देखो, अगर आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन याद है तो यूएस ओपन कॉपी कर दो, क्योंकि वही है सेम के सेम। मेन और वुमेन सिंगल दोनों सेम है, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा याद रखना। और बाकी देखो, फ्रेंच ओपन में और विंबलडन ओपन में भी आप मेन सिंगल का तो सेम ही देखोगे। तो इस तरह से इस बार का याद रखना बड़ा आसान रहेगा आपके लिए। अगर कई बार पूछ लेता है एज ए स्टैटिक कि कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है, और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे नाम, सारे ये याद होने चाहिए आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर ये लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो आंसर होगा गुड़िया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की। इस बार ये इसका 8वां संस्करण होगा। कहाँ पे होगा? भारत में ही होगा। भारत में भी कहाँ? बिहार में। बिहार के राजगीर में जो राजगीर हॉकी स्टेडियम है वहाँ पे होगा। इस बार ये अभी इस साल नवंबर में होगा। और एक्चुअली ये प्रश्न मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे शुभंकर लॉन्च हो गया है तो वो हमें पढ़ना है। तो शुभंकर यानी कि मैस्कॉट, अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही इसको लॉन्च किया और इसका नाम है गुड़िया। ये बिहार का जो राजकीय पक्षी है गौरैया, उससे प्रेरित है। और इन्होंने एक लोगो भी लॉन्च किया है इसके लिए, और इसके लोगो में बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक को रखा गया है। तो ये ध्यान में रखना। वैसे मैं आपको बता दूं, ये लगातार दूसरी बार है जब भारत इस प्रतियोगिता को होस्ट करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये भारत में ही हुआ था, रांची झारखंड में 7वां एडिशन, जिसको भारत ने जीता था जापान को हरा के। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था 8वां एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन हुआ था, याद होगा, चीन के हुलुनबुई में। उसको भारत ने जीता था चाइना को हरा करके, याद आया। और उसी तरह से अभी 14वां हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप भी हुआ था, पंजाब में हुआ था, जिसको पंजाब ने जीता था उत्तर प्रदेश को हरा करके। बाकी एशियन हॉकी फेडरेशन की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको कुआलालंपुर मलेशिया में मिलेगा। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो उसकी स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। अभी हेड फिर से बन गए मोहम्मद तैयब इकराम। और 1928 में भारत इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। वैसे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की हैं। हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज में आपको रिवाइज करा दूं तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप और इंदिरा कप। वैसे जब भी हॉकी का प्रश्न आता है, हॉकी से संबंधित मैं 2024 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन आज मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा क्योंकि आज हमारा प्रश्न शुभंकर से है, मैस्कॉट। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैस्कॉट मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो एक तो याद होगा, जो पिछले साल 37 नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे, कहाँ पे हुए थे? गोवा में, जिसमें महाराष्ट्र टॉप पे था, तो उसका मैस्कॉट क्या था? मोगा। इस बार के नेशनल गेम्स याद रखना 38 नंबर के होंगे, उत्तराखंड में होंगे। और अगले साल 2025 में जो 9th नंबर के एशियन विंटर गेम्स होंगे वो चाइना में होंगे और उसका शुभंकर है बिन बिन और नीनी। अच्छा, इसके अलावा खेलो इंडिया गेम्स के मैं आपको शुभंकर रिवाइज कर रहा हूँ। तो एक तो ये याद रखना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो पहला संस्करण हुआ था इसका, अभी दिसंबर 2023 में हुआ था और इसका शुभंकर उज्ज्वला था, नई दिल्ली में हुए थे और इसको जीता था या टॉप पे रहा था हरियाणा। वहीं इसी साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी 6वां संस्करण हुआ तमिलनाडु में, उसका शुभंकर वीर मंगाई था, उसमें टॉप पे महाराष्ट्र था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का इस साल 4था संस्करण हुआ था लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, उसका शुभंकर शीन ए शी और शान था, जो रिप्रेजेंट करता है हिमतेंदुए को, स्नो लेपर्ड। टॉप पे आर्मी था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी अभी हुए थे, 4था संस्करण असम में, उसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी था और उसमें टॉप पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा था। तो ये सभी शुभंकर मैस्कॉट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने 4थी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली वशोराद का सफल परीक्षण अभी कहाँ किया? तो आंसर होगा राजस्थान में। वशोराद की बात कर रहे हैं, ये 4थी पीढ़ी का एयर डिफेंस सिस्टम है। देखो इसकी फुल फॉर्म भी यही होती है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसे बनाया है डीआरडीओ ने और अभी इसकी सफल टेस्टिंग की गई है राजस्थान के पोखरण में। वैसे इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी इसको फाइनली सक्सेसफुली टेस्ट इन्होंने कर लिया है, तो एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं। वशोराद, जैसा कि हमने कहा, ये कम दूरी का एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल सिस्टम है और शॉर्ट रेंज है। तो कितनी रेंज है? 6 किलोमीटर है। तो ये आप ध्यान रखना। बाकी एक समर के बारे में भी मैंने आपको बताया है, ये लंबी दूरी का हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है और वैसे इसकी रेंज भी कुछ खास तो नहीं है, लेकिन वशोराद से ज़्यादा ही है, 10 से 12 किलोमीटर। अच्छा, इसी तरह से एक इग्ला एस मैनपेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। मैनपेट्स का मतलब हो गया मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हमने रशिया से लिया था। अच्छा, यूँ बताओ, आयरन डोम पद्धति के बारे में आपने सुना होगा। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, किस देश का है? तो इजराइल का है। अच्छा, इसी तरह से कुछ डिफेंस से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ नाम है, वो मैं आपको आज रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि वशोराद के बारे में हमने पढ़ा ना, आपने कहा ये एक
कम दूरी का एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसी तरह से कुछ और भी नाम है। देखो आप, ये सब हमने करंट अफेयर्स में पढ़े। समुद्र प्रताप के बारे में पढ़ा था, भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है ये। इसको बनाया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बलों के लिए। आदित्य क्या है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है, केरल में लॉन्च हुई थी। भीष्म क्या है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है। अभी यूक्रेन गए थे जब मोदी जी, तो उन्होंने वहाँ पे गिफ्ट भी किया था। गौरव क्या है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। नागास्त्र 1 आत्मघाती ड्रोन है। उग्रम क्या है, स्वदेशी असौल है। अरुधरा क्या है, मध्यम शक्ति रडार है। विभव क्या है, स्वदेशी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन है। जिलेंडिया, ये 8वां महाद्वीप खोजा गया था, वो है। नवमित्र, इसरो ने एक डिवाइस बनाया था मछुआरों के लिए, वो है। प्रबल, भारत की पहली लंबी दूरी के रिवॉल्वर है। और निराक्षी क्या है, पानी के नीचे बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाली एक पनडुब्बी है। लीसा क्या है, उड़ीसा ने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया था, वो है लीसा। सिग 716 ये असॉल्ट राइफल है। और अभेद, ये हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है। इसको डीआरडीओ ने बनाया है आईआईटी दिल्ली के सहयोग से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है और इसमें से 2-3 नाम तो आपके एग्जाम में भी आ चुके हैं। बताइएगा अगर किसी ने एग्जाम दिया है और इनमें से कोई प्रश्न आपके आए हैं तो बताइएगा, क्योंकि अगली बार फिर मैं वो एग्जाम यहाँ पे लिख दूंगा तो वो आसानी रहेगी पहचानने में। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, उससे पहले डीआरडीओ की भी बात हुई है तो उसको भी देख लेते हैं। देखो, डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं समीर वी कामत और इसके पहले चेयरमैन थे दौलत कोठारी। इसका मोटो होता है बलस्य मूलम विज्ञानम, तो ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। तो नेशनल डॉल्फिन डे ये हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाते हैं। इस बार ये तीसरा डॉल्फिन डे मना रहे हैं, मतलब तीसरा संस्करण है इसका। और गंगा डॉल्फिन आप जानते हो, ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। और कब इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया था? 5 अक्टूबर 2009 को, ये भी ध्यान रखना। और गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या है? प्लेटनिस्टा गांगेटिका। IUCN के रेड डेटा लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में इसको रखा गया है। और अगर पूछे भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर मिलेगा? आपको पटना, बिहार में। और इसी तरह से विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी आपको बिहार में मिलेगा। बाकी उत्तर प्रदेश ने भी गंगा डॉल्फिन को अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल बनाया है। तो इस तरह से ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल तो है ही सही, राष्ट्रीय जलीय जीव है ही सही। और पूछे किस राज्य ने इसे अपना राजकीय जलीय जीव बनाया? तो उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। अब मैं यहाँ आपको अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। ये देखो प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था कि गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कब घोषित किया गया था? तो अब मैंने आपको बताया भी है, आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, देखिए किस किस को याद है। और वैसे अभी मैंने बताया है तो याद होना चाहिए। चलो एक बार डेज भी हम रिवाइज कर लेते हैं जब तक। जैसे कि अभी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, कॉफी डे है और वेजिटेरियन डे है। 2 अक्टूबर को एक तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस था और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को ये 2 दिवस हो गए, एक तो वर्ल्ड टीचर डे और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो दोनों ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित हुए? तो आंसर होगा 13,822। तो सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत अभी 30 सितंबर 2024 तक देश भर में 13,822 जन औषधि केंद्र स्थापित कर दिए हैं। और ये केंद्र नागरिकों को सस्ती दवाई उपलब्ध कराते हैं। और ये डेटा में बताया गया कि पिछले 10 सालों में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 6100 करोड़ रुपए की दवाइयाँ बेची गई हैं और लगभग 10 लाख लोग हर दिन जन औषधि केंद्रों से दवाइयाँ खरीदते हैं। अच्छा, जन औषधि केंद्र से एक प्रश्न याद आ रहा होगा आपको कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो ये खोला गया है मॉरिशस में। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में। कई बार वैसे ये प्रश्न मैंने आपको करवाया है, तो ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न आएगा आपके माइंड में कि ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी नवंबर 2008 में। इसे भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका मकसद था सभी को किफ़ायती दामों पर अच्छी क्वालिटी की जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना, जो कि
क्वालिटी के साथ साथ सस्ती भी होती है। ठीक है, तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दीपा कर्माकर ने संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा जिम्नास्ट। तो भारतीय जिम्नास्ट हैं दीपा कर्माकर, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, याद रखना। और इनसे संबंधित 2-3 प्रश्न मैं आपको बता दूं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड इनको मिले। 2015 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, वो मिला। आप मुझे बताएंगे अभी लास्ट वाला 2023 वाला ये पुरस्कार 2 बैडमिंटन प्लेयर को मिला था, उनके नाम क्या हैं? ये आपके लिए प्रश्न हो गया। और इनको 2017 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री भी मिल चुका है। और अभी इसी साल की बात है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड भी जीता था। तो दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्ट से है और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अब इसी तरह से कुछ और भारतीयों के नाम बता रहा हूँ जिन्होंने इस साल 2024 में संन्यास की घोषणा कर दी है। जैसे कि क्रिकेट में ही आप 3 खिलाड़ी देख लोगे, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक और केदार जाधव। बैडमिंटन में बी साई प्रणीत, टेनिस में रोहन बोपन्ना, फुटबॉल में सुनील छेत्री, हॉकी प्लेयर हैं PR श्रीजेश और रेसलिंग में विनेश फोगाट ने इस साल अपने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो सभी भारतीयों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनके खेल से संबंधित वो नाम है, तो इनको ध्यान में रखना। और अब दीपा कर्माकर का भी नाम इस लिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, मैं बताना भूल गया, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा शीट में आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ये सब आपको PDF में मिलेगी। PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? अपने टेलीग्राम से। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे लिंक पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहाँ पे चले जाएंगे, तो वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर लेना। बाकी वहाँ पे ज्वाइन का बटन होगा, उससे प्रेस करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसका फायदा क्या होता है, जब भी PDF अपलोड होगा, जब भी वीडियो अपलोड होता है, तो उसका सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो ज्वाइन करके रख लेना। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगती है, इससे आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है, तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट जरूर करा करें। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कर दें। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए। बाकी तो चलो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए समझौता किया है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी भारत ने नेपाल और बांग्लादेश के साथ बिजली व्यापार पर त्रिपक्षीय समझौता किया। तो इस समझौते के तहत नेपाल ये भारत के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा, बिजली बेचेगा। और इसके लिए भारत की ट्रांसमिशन लाइन को ये यूज़ करेगा, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश की सीमा तो एक दूसरे से लगती नहीं है, बीच में भारत आता है। तो अगर इसे बिजली बेचनी है तो भारत से होकर के बिजली इसको बांग्लादेश को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो हमने कहा भारत की ट्रांसमिशन लाइन का ये इस्तेमाल करेगा। तो धाल के बार मुजफ्फरपुर 400 kV ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ये बांग्लादेश को बिजली भेजेगा। और कितनी मेगावाट बिजली ये एक्सपोर्ट करेगा? तो 40 मेगावाट। और इसे नेपाल को लगभग $9.2 मिलियन की वार्षिक इनकम होने वाली है। अच्छा, यहाँ पे हम बांग्लादेश की बात करते हैं। वैसे नेपाल भी यहाँ न्यूज़ में है, लेकिन नेपाल में आगे एक प्रश्न मैं आपको और कराऊंगा, वहाँ हम नेपाल के बारे में बात करते हैं। यहाँ बांग्लादेश की बात करें तो पहले आप देख लो कि बांग्लादेश से भारत के कौन कौन राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं। तो याद करने की एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ममता बनर्जी याद रखो, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। तो ममता में ही सारे नाम छुपे हुए हैं। M से मेघालय, A से आसाम, M से मिजोरम, T से त्रिपुरा और ममता बनर्जी तो खुद ही पूरा एक नाम है पश्चिम बंगाल। देखो यहाँ की कैपिटल ढाका होती है, जहाँ पे आपको बिम्स्टेक का मुख्यालय भी मिल जाएगा। और आपको याद है अभी अंतरिम सरकार के प्रमुख यहाँ बने थे मोहम्मद यूनुस। यहाँ के अभी 25वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे सैयद रिफात अहमद। और अभी जो नवा ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, ये पहले बांग्लादेश में होना था, लेकिन कैंसिल करके अब ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है। लेकिन अंडर-20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जो हुई थी, उसको बांग्लादेश ने जीता था नेपाल को हरा के। और मोंगला बंदरगाह ये न्यूज़ में था, भारत इसे ऑपरेट करेगा, ये बांग्लादेश में आपको मिलेगा, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न बन सकता है कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसे जीरो लाइन कहते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि नेपाल के नए चीफ जस्टिस अभी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा प्रकाश मान सिंह।
तो अभी हाल ही में नेपाल के जो राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल, अभी उन्होंने प्रकाश मान सिंह राउत को देश के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, अभी नेपाल के नए आर्मी चीफ भी बने थे, उनका नाम है अशोक राज सिगदेल। अब बात नेपाल की है तो ये रहा मैप में नेपाल। देखो, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। और आप देख सकते हो यहाँ पे नेपाल भारत के किन किन राज्यों से सीमा लगाता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। बाकी नेपाल से भी कई करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, मैं आपको रिवाइज कराऊँ कुछ एक। तो आपको याद रखना है 2025 को नेपाल ने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया था। नेपाल ने अभी पोखरा को अपना टूरिज्म कैपिटल बनाया था। माता तीर्थ ओंसी उत्सव मनाया गया था। बिस्किट यात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया गया। रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ पे हुआ। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना था नेपाल। और भारत ये नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करेगा। और भारत नेपाल से 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। उसके अलावा अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेपाल के धुलीखेल को नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वास्थ्य शहर घोषित किया था। यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश ये नेपाल ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी 101वां सदस्य देश ये नेपाल बन गया। तो ये नेपाल के करंट अफेयर्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी किसे जर्मनी में भारत का नया राजदूत एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा अजीत विनायक गुप्ते को। तो अजीत विनायक गुप्ते को अभी जर्मनी में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अभी तक वे इजिप्ट में भारत के राजदूत हुआ करते थे। अब बात यहाँ पे जर्मनी की हुई है तो ये रहा मैप में जर्मनी। देखो, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर और चांसलर है ओलाफ स्कूल्स। और आपको याद होगा प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज ये जर्मनी के वैज्ञानिकों ने की थी। और जर्मनी अभी साउथ कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य बना था शामिल होने वाला। उसके अलावा दुनिया में पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन ये जर्मनी में शुरू हुई थी। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन भी जर्मनी में शुरू हुई थी। और वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये जर्मनी के हनोवर शहर में हुआ था। बाकी ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास। और एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 7 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न पूछा, अभी मालाबार अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? विशाखापत्तनम। फिर पूछा, अभी दुनिया की पहली बायोजेनिक आंख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया? ऑस्ट्रेलिया। पीएम मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया? झारखंड। महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? बिहार में। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उपर्युक्त तीनों, डॉक्टर नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य और प्रोफेसर राम सिंह। और जम्मू कश्मीर के डीजीपी बन गए नलिन प्रभात। श्री राम इन तमिल गम नाम की पुस्तक को किसने लिखा? डॉक्टर डीके हरि और डॉक्टर डीके हेमा हरि ने। उसके अलावा पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आंसर होगा दिल्ली में। आईसीसी ने भी प्रवीण जय विक्रमा पर प्रतिबंध लगा दिया, उनका संबंध किस देश से है? श्रीलंका। और आखिरी प्रश्न था, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास को समर्थन देने के लिए किसने $162 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।